नमस्कार मित्रों, माँ सरस्वती आपको सादर प्रणाम। साथियों, मैं हनुमान सोनी, एचपीएस एजुटेक आप देख पा रहे हैं। अगर चैनल पर न्यू है साथियों तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। भरोसा नहीं हो तो 15-20 मिनट इस चैनल पर देख करके अपने आप की तैयारी को परखिएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें एचपीएस एजुटेक, फेसबुक पर जाकर सर्च करें एचपीएस एजुटेक सोनी सर नामक पेज को। आपको मिलेगा जीके एंड जीएस की ऑल क्लासेज, इसी के साथ हिंदी, ग्रामर, साइकोलॉजी की क्लासेज भी जल्दी ही आपके सामने अवेलेबल की जाएगी। साथियों, इस चैनल की एक ही पहचान है, भरोसा ही सब कुछ है। ऑनेस्टली वातावरण आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर साथियों इस बात में दम नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई हर समय दिया जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं साथियों पॉलिटी संविधान में। साथियों अगली क्लास जो हमारी है भाग 4 पर बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से सुनना साथियों, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करूंगा। ध्यान से सुनना, आराम से समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए दूसरी बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा या साथियों नोट्स बनाइएगा। कहीं पर भी आपने कोचिंग्स की होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आपको सब कुछ पता होगा। आप एक अनुभवी भाई बहन हैं। भरोसा करके इस पर 15-20 मिनट देखकर तो देखिए साथियों, क्या कुछ ऑफलाइन कोचिंग और इसमें फर्क है या नहीं। थैंक यू। चलिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे साथियों। देखिएगा, भारतीय संविधान में एक भाग 3, एक भाग 4 और एक भाग 4 क है भाइयों। कुछ फर्क है इनमें। देखो, संविधान सभा में जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था तो हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। उन्होंने साथियों एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, जिनमें से अधिकार 2 प्रकार के रखे जाएं। एक ऐसे अधिकार जो अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकों को संविधान लागू होते ही दे दिए जाएं, और कुछ ऐसे अधिकार जो साथियों राज्य की अपनी स्थिति पर छोड़ दिया जाए। अगर राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तो राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करेगा, ना हो तो इसके लिए कोई अनिवार्य रूप से बाध्यता नहीं होगी। तो जो अनिवार्य रूप से बाध्यपूर्ण दोस्तों जो प्रदान किए गए राज्य के द्वारा, जिनको तो भाग 3 में डाला गया और उसको अपन कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। लेकिन साथियों कुछ अधिकार जो है वो राज्य की स्थिति पर छोड़ दिया गया और कहा गया कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान करने के लिए ये अधिकार है जो प्रदान करेगा, लेकिन ये अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो वो जो थे भाग 4 में डाले हैं और उसको अपन कहते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, और ध्यान से सुनिएगा साथियों, इनको अंग्रेजी में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। साथियों ये दोनों मूल संविधान में डाल दिए गए थे, लेकिन संविधान लागू होने के कुछ समय बाद तक हमारी सरकार यानी जो संसद जो है उनके सरकार को कुछ ऐसा लगा कि हमने नागरिकों को बहुत कुछ प्रदान किया है, तो इस देश के प्रति नागरिकों के भी तो कुछ फर्ज है। तो साथियों इनके फर्ज को जो जोड़ा गया वो बाद में संविधान लागू होने के लगभग 25 साल बाद में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जिसे नवीन भाग के माध्यम से प्रदान किया गया। वो भाग 4 का अनुच्छेद 51 क था, जिसे अपन फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य, और वो था भाग 4 क। तो हमने यह पढ़ लिया है, यह पढ़ लिया है। अब इस पर बात करेंगे साथियों, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व।
ध्यान पूर्वक सुनिएगा साथियों, आपका एक एक सवाल जो है मैं क्लियर कर दूंगा। भरोसा रखिएगा, वाकई में आपको इस बंदे की मेहनत लग रही हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो साथियों, तो विनम्र निवेदन है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें और इस भाई की आवाज को हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। चलिए, यही आपका प्यार और हमारा सौभाग्य होगा। चलिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैं आपको जो पहले फैक्चुअल जानकारी है वो आपके सामने रख देता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले तो यह भारतीय संविधान में, मूल संविधान में थे या नहीं, तो बिल्कुल थे, मूल संविधान में थे। कहां पर थे, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में उल्लेखित थे। यह भारतीय संविधान में कहां से लिए गए, तो साथियों यह जो है आयरलैंड से लिया गया प्रावधान है, आयरलैंड के लिया गया है। समझ में आ गई साथियों, यह आप थोड़ी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, यह जो है ना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अभी अपन इस मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा सा अंतर बताएंगे, क्योंकि पीसीएस वाले विद्यार्थी जो आरएस है, यूपी पीसीएस है, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए साथियों कोई आप सोचते होंगे कि यूपीएससी में कुछ अनोखा, कुछ नहीं। वहां पर आपको साथियों समालोचना करने का जज्बा होना चाहिए कि सवाल को रिटर्न में किस प्रकार उतारे। बाकी मैटर तो एक ही चीज होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा साथियों। आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 to 51 है। यह तो दोस्तों अनुच्छेद मूल संविधान में थे ही। अब थोड़ा ध्यान रखना, भारत में दोस्तों सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, जिसको एक छोटे संविधान की उपमा दी गई थी। यह थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब देखो, मैं अभी आपको बताऊं, 42वें संविधान संशोधन से इसमें 3 अनुच्छेद और जोड़े गए थे, 3 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन से, जिनमें साथियों एक तो था 39 क और एक साथियों था 43 क और एक था 48 क। आराम से समझिएगा साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगे कमेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 48 क और 43 क, यह 3 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। एक अनुच्छेद साथियों 57वां संविधान संशोधन 2012 में होता है, उसमें जोड़ा गया था और उसको कहते हैं 43 ख। याद रह जाएगा आपको, 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यह 4 अनुच्छेद इसमें और ज्यादा इंक्लूड हो गए। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर सवाल पूछ करके यह अनुच्छेद भी ऑप्शन में साथ में रखता है, जिससे आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो डरे नहीं मेरे भाइयों, आज आपका हर कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए, अब देखो, एक एक बात को नोट्स करते हुए चलना दोस्तों, कहीं पर भी चले जाना, ऑफलाइन में खुला चैलेंज है, इससे ज्यादा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। चलिए, अब साथियों सुनना, यह जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके आखिर उद्देश्य क्या है। तो आपको हर बार एग्जामिनर एक सवाल पूछ रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहली बात तो यही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पहला उद्देश्य यही है। दूसरी बात दोस्तों, अगर अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको पता होगा साथियों, हम बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता। यहां पर देखिए साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली बात आई। ध्यान से सुनिएगा साथियों, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय वाली बात आई थी, आर्थिक व राजनीतिक। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, यानी मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। जबकि दूसरा उद्देश्य है राज्य में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दो उद्देश्य ध्यान रखना,
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा आपको सवालों में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर क्या है। यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि इनमें और इनमें अंतर क्या है। आपके सामने रख देते हैं साथियों, बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं? अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व आए कहां से है? आयरलैंड से। अब दोस्तों क्या हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। तो ये वाद विवाद योग्य है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, ध्यान रखना, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो अपन न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 226 कहते हैं हाई कोर्ट्स और अनुच्छेद 32 कहते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में जाकर के शरण ले सकते हैं। तो वो 5 या 6 रिट्स जारी करेगा। लेकिन दोस्तों यह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखना। ओके। तीसरी बात दोस्तों, यह अनिवार्य रूप से राज्य को प्रदान करना जरूरी है, इसलिए यह राज्य के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति रखता है, राज्य के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति का है। लेकिन इनको राज्य प्रदान करे या ना करे कोई अनिवार्य नहीं, इसलिए यह राज्य के लिए सकारात्मक है, ध्यान रखना। अब राज्य के लिए सकारात्मक है तो नागरिकों के लिए उल्टी सिचुएशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों क्या है? राज्य में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको साथियों नहीं रखनी है, ध्यान से सुनना। यह तो राज्य में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जबकि यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। दोस्तों इन मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, निलंबन किया जा सकता है। केवल 2-3 अनुच्छेद अपवाद है, 20-21 जैसे है, बिजली ने धोखा दे दिया भाइयों, थोड़ा एडजस्ट करना, 20-21 को छोड़ करके निलंबन कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। तो ये 4-5 मेजर इसमें क्या है अंतर है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। अब साथियों अपन बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अनुच्छेद की। एक एक अनुच्छेद पर बात करूंगा, थोड़ा भरोसा रखिएगा साथियों। कितनी ही बार बता चुका हूं, पहली बात तो 36 to 51 में इसमें उल्लेखित है, 4 अनुच्छेद बाद में जोड़े गए, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखना मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 36, एक तो यह अनुच्छेद साथियों, एक अनुच्छेद 12 और एक अनुच्छेद जो है 152। कितनी बार आपको बोल दिया, देखो मौलिक अधिकार जब शुरुआत होते हैं 12 से 35, तो पहला अनुच्छेद 12 है। और आपको पता है साथियों मौलिक अधिकार भी तो राज्य के नागरिकों के लिए ही है, तो वहां पर भी तो पता चलना चाहिए राज्य क्या है। साथियों हमारा भारत जो है राज्य ही है, यह कोई देश नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है देश या राष्ट्र, यह एक राज्यों का संघ है, इसलिए यह भी क्या है, भारत एक राज्य है। तो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों की शुरुआत 12 से होती है तो अनुच्छेद 12, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 से होती है तो 36, और दोस्तों राज्य विधानमंडल की शुरुआत 152 से होती है तो 152। इन तीनों अनुच्छेदों में एक ही बात लिखी हुई है, राज्य की परिभाषा। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, राज्य की परिभाषा है, न तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है, न ही अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। आप गलत मत कर देना, क्योंकि वहां पर 36 लिखकर सीधा पूछ रहा है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा नहीं, केवल राज्य की परिभाषा है। तीनों अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है। तो साथियों राज्य है क्या चीज, सुनिएगा। भारतीय संविधान में वो सभी सरकार, चाहे संसदीय सरकार हो, चाहे राज्य विधानमंडल सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, सभी सरकारें तथा सरकार के अधीन
वो सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, वो सभी संस्थाएं राज्य में शामिल मानी जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों अनुच्छेद 36 आपका क्लियर हो चुका है। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 37 क्या बोलता है? 37 इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन यह संविधान का मूल आधार है। इसलिए राज्य कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। रिपीट कर रहा हूं भाइयों, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन यह भारतीय संविधान का मूल आधार है। इसलिए राज्य को कानून बनाते समय एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इनको लागू करना होगा। कारण अनिवार्य नहीं है, लेकिन लागू करें। यह ध्यान में, यह 37 में लिखा हुआ है। और इसी 37 को देखते हुए साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था साथियों कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों राज्य अपनी इच्छा अनुसार प्रदान करेगा। इसके लिए एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे के.टी. शाह। इन्होंने क्या कहा साथियों? इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। यानी जरूरी नहीं है कि चेक अदा करे ही करे, वो अपनी स्थिति को देखकर अदा करेगा। यह के.टी. शाह ने कहा था। चलिए अब दोस्तों यह तो हुआ हमारा अनुच्छेद 37। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक अनुच्छेद आपके सामने रख रहा हूं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हो? मैंने आपको कहा था ना साथियों कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो तीनों ही नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इस न्याय की व्यवस्था को बनाए रखेगा व बढ़ावा देगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के विकास के लिए कार्य करेगा। वो अनुच्छेद 38 में है साथियों। अनुच्छेद 39 याद रखना मेरे भाइयों, अनुच्छेद 38 आपका खत्म हो गया। 3 प्रकार के न्याय है इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा। नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों ये अनुच्छेद 39। और इसमें मुख्य रूप से 6 बातें लिखी हुई है। कितनी बातें हैं? 6 बातें। और दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से, लिखूंगा नहीं। सबसे पहले तो लिखा गया कि राज्य के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों को अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। दूसरी साथियों, जितने भी भौतिक संसाधन या संपत्ति है उनके उत्पादन का जो स्वामित्व या साधन जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, सर्वसाधारण के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी बात, जो भौतिक संपत्ति जो है उसके वितरण और नियंत्रण में समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों चौथी, ध्यान से सुनना, समान कार्य के लिए पुरुष व महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। ऐसी बातें जो है ना साथियों ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में लिखी गई है, यह ध्यान रखना। और आगे चलकर दोस्तों यानी देखो समान कार्य के लिए सब कुछ समान प्रदान किया जाएगा। तो आपको पता होगा साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? याद करने के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 39 के नया जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सब कुछ समान नागरिकों के लिए समान प्रदान किया जाएगा, ऐसी बातें लिखी गई। तो साथियों अमीर और गरीब के बीच में आपको पता है गरीब बेचारा निसहाय होता है,
उसके पास में इतनी पैसों की पावर नहीं होती, तो अमीर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यह सब आपको पता है। तो साथियों सरकार ने कहा नहीं, हम गरीब के लिए भी हरदम खड़े हैं। वो कैसे? तो अनुच्छेद 39 में साफ साफ लिख दिया गया, समान निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता, समान सिविल संहिता में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखना दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी समान रूप से निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई गरीब है और उसके पास में लड़ने के लिए पैसा नहीं है, न्याय की शरण मांगने के लिए पैसा नहीं है, तो हम यानी कि सरकार निःशुल्क रूप से लीगल एडवाइजर प्रदान करेगी। और ध्यान रख लेना भाइयों, इसके लिए एक केस आया था जिसे अपन कहते हैं सरला मुद्गलवाद। सरला मुद्गलवाद यानी अनुच्छेद 39 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। और यह सरला मुद्गलवाद जो है 1995 में आया था, जिसके लिए दो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, एक तो अनुच्छेद 39 क और एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में ये सरला मुद्गलवाद इससे संबंधित है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, यह निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो फिर सरकार ने क्या किया, ध्यान से सुनना, 1987 में एक कानून बनाया और इसी कानून को जमीन पर उतारने के लिए रियल में 1995 में साथियों क्या कर दिया, NLSA का गठन हुआ। किसके कारण? सरला मुद्गलवाद बनाम केस के कारण। NLSA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण का गठन हुआ 1995 में, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण। यह था हमारा अनुच्छेद 39। अब साथियों अनुच्छेद 40 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है, क्योंकि साथियों यही तो ज्यादातर आपको याद होता है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। साथियों ये पुस्तक थी महात्मा गांधी की, और उस गांधी जी ने उस पुस्तक में दोस्तों अपने राम राज्य के सपने के बारे में लिखा था कि ग्राम पंचायतों को महत्व दिया जाए तभी राम राज्य साकार होगा। तो साथियों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी, ग्राम पंचायतों का गठन की बात हुई थी। ध्यान रखना, गांधी जी के इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए तथा अनुच्छेद 40 को साकार करने के लिए आपको पता होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ही 1959 में नागौर जिला राजस्थान में बगदरी गांव है दोस्तों, जो आज मानासर कहलाता है, पंडित JL नेहरू ने, साथियों JL नेहरू ने, ध्यान रखना क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था की गठन किया या उद्घाटन किया था। और साथियों इसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए 73वां व 74वां संविधान संशोधन किया 1992 में। और साथियों संवैधानिक दर्जा देकर के 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया, पंचायती राज गांवों में शुरुआत कर दी, और 1 जून 1993 को नगरीय स्वशासन की शुरुआत कर दी गई। यह इसी अनुच्छेद का कारनामा है। चलिए आगे बात करता हूं साथियों, यह हुए हमारे 40 तक अनुच्छेद। आगे बात करें तो सुनिएगा, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 दोस्तों क्या है। अनुच्छेद 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में, यानी राज्य जो है अपनी स्थिति अनुसार कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य जो है कुछ दशाओं में नागरिकों को काम यानी कि कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। तो आपको पता है साथियों, काम के बारे में भी राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती है। इसी को देखकर ही तो साथियों महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना महानरेगा की शुरुआत हुई 2006 में, जो अधिनियम 2005 में आया था।
इसी प्रकार शिक्षा के लिए भी सरकार ने दोस्तों बहुत कुछ किया, प्रौढ़ शिक्षा चलाती है सरकार। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है, जो अनुच्छेद 45 में भी लिखा हुआ है। नंदघर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता। इसी प्रकार साथियों अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार करती है। और लोक सहायता, आपको पता है साथियों, अगर कोई महिला के पति का देहांत हो जाए तो विधवा पेंशन, बच्चे अनाथ हो जाए तो पालनहार योजना के तहत सहायता देना, बुजुर्ग महिला को बुजुर्ग की पेंशन देना, यह साथियों क्या है, सरकार का काम है लोक सहायता करना। अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। तो यह कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। चलिए अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, न्यायोचित व मानवोचित दशाओं में, ध्यान रखना दोस्तों, मानवोचित दशाओं में लोक सहायता करने का अधिकार, यानी जहां पर न्यायपूर्ण ढंग से हो और मानव के लिए जरूरी हो, उचित हो, तो राज्य लोक सहायता करने का कर्तव्य निभाएगा। जैसे साथियों आपको पता है अनुच्छेद 42 में ही तो है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, कोई भी महिला जो गवर्नमेंट कर्मचारी हो या प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी हो, तो अगर वो गर्भ से हो साथियों, तो उनको प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि साथियों मैटरनिटी लीव जिन्हें अपन कहते हैं, वर्तमान में 6 महीना कर दिया गया है, तो वो प्रदान की जाती है। इसी प्रकार गवर्नमेंट अस्पतालों में महिलाएं जो है प्रसूति जांच निःशुल्क करवा सकती है। ये सब बातें जो है अनुच्छेद 42 में मिलती है। और साथियों अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह, यानी साथियों कुछ दशाओं में सरकार जो है, राज्य जो है, अपने नागरिकों के जीवन निर्वाह के लिए, कर्मकारों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा। ध्यान से सुना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा और जीवन निर्वाह के लिए कार्य अवेलेबल करवाएगा। यह अनुच्छेद 43 में है। अब दोस्तों कुटीर उद्योगों की स्थापना कर दी या कार्य अवेलेबल करवाएगा तो भेदभाव नहीं हो, इसलिए अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया। और 43 क में क्या कहा गया साथियों, कि जो कुटीर उद्योग धंधों की जो स्थापना की जाएगी उसके प्रबंधन के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्रदान किया जाए। यह बात अनुच्छेद 43 क में लिखी गई। यहां तक भी मामला शांत नहीं हुआ तो साथियों आपको पता है 43 ख अनुच्छेद जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012। और साथियों इसमें कहा गया कि सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। क्या किया गया, सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। फिर इसको संवैधानिक मान्यता देकर भाग 9 ख बना दिया था साथियों। तो यह भी आप ध्यान रखना, 43 ख में सहकारी समितियों का गठन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखिएगा साथियों, आगे बात करता हूं अनुच्छेद 44 व 45। एक एक अनुच्छेद को बड़े ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। कुछ छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लाभदायक हो सकती है। चींटी बड़ी छोटी सी होती है लेकिन बड़े हाथी के कान में घुसती है ना, उसको भी प्रभावित कर सकती है। छोटी चीजें ही आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ, इंसान दोस्तों अपनी छोटी सी गलती को सुधार करे तो आगे बढ़ता है। हमारी सोच नेगेटिव है कि छोटे छोटे हमें ये क्या करवाएंगे। अरे भाइयों छोटी चीज बड़ी लाभदायक हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। आइएगा हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद 44 और 45। क्या बोलता है साथियों, 44 साफ साफ लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात है साथियों। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और सरला मुद्गलवाद इसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे भारत में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं है। ध्यान रखना, एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा की बात है साथियों, जो पहले केवल 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ही थी। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, वो 6 वर्ष से पहले के बालकों के लिए ही था। लेकिन वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए 2002 में साथियों क्या कर दिया,
अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष कर दी गई, यानी 6 से 14 वर्ष तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है, और वो भी अनिवार्य रूप से। इसको अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तीनों में डाल दिया गया। और साथियों 0 से 6 वर्ष जो है वहां पर बालक के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो यह बात हुई 45 की। अब देखिएगा अनुच्छेद अगला साथियों क्या बोल रहा है, आराम से समझिएगा। अनुच्छेद 46, 47 ये क्या कह रहा है साथियों, ध्यान रखना। इसमें साथियों कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आप। अनुच्छेद 46 में साफ लिखा गया साथियों कि राज्य जो है SC ST यानी अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के हितों के लिए संरक्षण करने का प्रयास करेगा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्नत कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में साथियों क्या कहा गया है कि पोषाहार, स्वास्थ्य के लिए राज्य जो है साथियों, राज्य नागरिकों के पोषाहार और स्वास्थ्य के लिए उचित कदम उठाएगा, जिसमें साथियों आपको पता है कि ऐसी दवाइयां या औषधियां या साथियों जैसे मान लो शराब बिक्री है, यह मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सरकार जो है इसके लिए बैन करेगी। तो आपको पता है, जैसे साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे खांसी के लिए दवाई आती थी कोरेक्स, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कोरेक्स, उस दवाई को बैन कर दिया गया। इसी प्रकार साथियों शराबबंदी पर भी ताड़ी आंदोलन वगैरह चले थे। तो कई ऐसी चीजें जिनको सरकार स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करेगी और पोषाहार के लिए दोस्तों सहायता करेगी। आपको पता है मिड डे मील योजना चल रही है स्कूलों में, सरकार जो है बच्चों के लिए हर सामग्री अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रही है। तो यह था साथियों 47। अब देखिएगा अगले अनुच्छेद क्या है साथियों, बिजली हालांकि धोखा दे जाती है तो क्या कर सकते हैं। अनुच्छेद 48 व 49 साथियों ध्यान से सुनिएगा, सरकार क्या कहती है कि कृषि, अनुच्छेद 48 कहते कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगी। यानी सरकार अनुच्छेद 48 के कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से, आधुनिक तकनीकों से बढ़ावा देगी। पशुपालन में उन्नत नस्ल सुधार का काम किया जाएगा। पशुपालन जो पालतू पशु है उनके वध पर रोक लगाई जाएगी, जैसे गाय के वध पर, और नस्ल सुधार का काम करेंगे। अब साथियों ध्यान से सुना, यह तो कृषि और पशुपालन दोनों अनुच्छेद 48 में है, पालतू पशु किस में आ गए, अनुच्छेद 48 में। अब ध्यान से सुना दोस्तों, कृषि के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं हरित क्रांति में इतना प्रयोग हुआ, तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? होगा। तो कृषि से होने वाले पर्यावरण को नुकसान, यानी पर्यावरण के लिए काम सुनना। और साथियों पालतू पशु यानी पशुपालन में तो पालतू पशु आए तो उन बेचारे वन्य जीवों का धड़ी धोरी कौन होगा? उनका भी तो संरक्षण हमें करना होगा। तो वन्य जीवों का संरक्षण जो है, इन दोनों बातों को साथियों संरक्षित करने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 48 क जोड़ा है। ध्यान से सुनना साथियों, पालतू पशु गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आ जाए तो अनुच्छेद 48, और वन्य जीव और पर्यावरण की बात आ जाए तो 48 क होगा। ये एक बार सेकंड ग्रेड में सवाल पूछ लिया गया, ध्यान से सुन लेना। यह अनुच्छेद 48 था। आगे बात करूं साथियों तो अनुच्छेद 49 क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, सरकार की भी तो ये ड्यूटी है कि विरासत में चले आ रहे हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, कलात्मक जो हमारे स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको संरक्षण प्रदान करें, उनको सुरक्षित रखें, उनको दोस्तों आने वाली पीढ़ियां जो है अपनी पहचान के रूप में देखें, इसलिए उसका सुधार करें, उनको विकसित करें और उनको निर्यात होने से बचाएं। यह अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है, यानी राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 है। चलिए अब दोस्तों देखिएगा अंतिम दो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। 50 में क्या है दोस्तों कि कार्यपालिका जो कानून बनाकर क्रियान्वित करती है और नागरिकों का साथ देने वाली है न्यायपालिका, इन दोनों को क्या किया जाए, अलग किया जाए।
तो साथियों मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी यहां पर लागू होता है और 50-50 हो गई, देख लो अनुच्छेद 50 में, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए ताकि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के द्वारा बनने वाले जो कानून हैं उनसे जनता के यानी नागरिकों के और संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उसको संरक्षण प्रदान कर सके। और अनुच्छेद 51 जो है साथियों, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति संबंधों की बात कही गई है और जिसके लिए अंतिम पावर किसके पास है, संसद के पास है। और यह अनुच्छेद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आ गया शब्द तो भारतीय विदेश नीति को प्रदर्शित का यानी परिभाषित करता है, यानी विदेश नीति का आधार जो है वो अनुच्छेद 51 है। तो मेरे भाइयों यह हमारे थे नीति निर्देशक तत्व। मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कोई आपको सवाल उठाएगा, और अगर उठाएगा तो अच्छे अच्छे भाई जो होंगे ना उनको छींके जरूर आएगी। यह हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको चैलेंज करके कहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। साथियों अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।